दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 अक्टूबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि मंगलवार की रात कोसी महानंदा सहित कनकई नदी में अचानक उफान आने से सीमांचल मिथिलांचल के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। यह बारिश ने जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। गंगा, कोसी, महानंदा, कनकई सहित कई नदियों का पानी उफान पर है। यह नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बारिश के कारण कई गाँव जलमग्न हो गए हैं। यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है। बच्चों को स्कूल जाने और फिर आने में काफी परेशानी हो रही है। रेल परिचालन पर भी असर पड़ा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 13 जिलों के किसानों को जैविक खेती के लिए सरकार के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। किसान सरकार से अनुदान लेकर जैविक खेती कर सकते हैं। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि जैविक कॉरिडोर योजना में 13 जिलों के किसानों को 11,500 रुपए प्रति एकड़ अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना को लेकर बिहार के कई किसान जैविक खेती कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह अनुदान अधिकतम 2.5 एकड़ के लिए दिया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार के किसान अगर जैविक खेती करना चाहते हैं तो फिर सरकार इसको लेकर बढ़ावा दे रही है। साथ ही साथ किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है। अगर आप भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी फिर से खारिज कर दी गई। जहां आर्यन खान को कोर्ट से बेल नहीं मिली है। जहां कोर्ट ने आर्यन समेत 3 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दूं कि एक शिप में नशीले पदार्थ केस में 3 अक्टूबर को आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी। 8 अक्टूबर के बाद से वे जेल में बंद है। जेल में आर्यन खान को कैदी नंबर 956 का बैच मिला है। जहां आर्यन की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि 21 अक्टूबर को खत्म हो रही है। कल जमानत याचिका सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने आर्यन समेत 3 आरोपियों को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों अगर आप फेसबुक यूजर हैं यानी कि आप फेसबुक चलाते हैं तो फिर आपके लिए बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि फेसबुक अब फेसबुक नहीं रहेगा। जब फेसबुक अपना नाम बदलने जा रहा है। फेसबुक जल्द ही नए नाम के साथ यूजर्स के साथ होगा। माना जा रहा है कि कंपनी 17 साल बाद इसकी रीब्रांडिंग करने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फेसबुक का नाम बदलने वाला है और इसका आधिकारिक ऐलान जल्द ही फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग करने वाले हैं। अगले सप्ताह फेसबुक के एक इवेंट में नए नाम का ऐलान हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 28 अक्टूबर को फेसबुक का एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के नए नाम का ऐलान कर सकते हैं। जहां रिपोर्ट में कहा गया है कि फेसबुक ऐप के अलावा कंपनी के अन्य प्रोडक्ट जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि के नाम को लेकर भी बड़ा ऐलान हो सकते हैं। जहां हालांकि फेसबुक की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। दोस्तों यूपी चुनाव से पहले काफी लंबे समय से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की तस्वीर भी पोस्ट की है। यहाँ समाजवादी पार्टी ने ट्विटर पर लिखा है कि वंचितों, शोषित, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, हर कमजोर वर्ग की लड़ाई समाजवादी पार्टी और सहलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर लड़ेगी। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राजभर ने 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले इस्तीफा दे दिया था। जहां इसके बाद से वे लगातार बीजेपी के खिलाफ लोगों को एकजुट करने में लगे थे। दोस्तों सोशल मीडिया पर 3 तस्वीरों का एक कोलाज वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। जहां केडीवी लाइव की पड़ताल में वायरल पोस्ट फर्जी साबित हुई है। जहां वायरल तस्वीर पुरानी है। जहां कई फेसबुक यूजर्स 3 तस्वीरों को एक साथ वायरल करते हुए दावा कर रहे हैं कि शाहरुख खान की प्लेन क्रैश में जान चली गई। इस तस्वीर में 100 वाहन के साथ अनिल कपूर को देखा जा सकता है। इसके ऊपर लिखा गया है कि शाहरुख खान की प्लेन क्रैश में मौत। केडीवी लाइव ने वायरल
पोस्ट की जांच के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीरों का सच खोजना शुरू किया। सबसे पहले हमें अनिल कपूर वाली तस्वीर के बारे में जानना था। जब गूगल रिवर्स इमेज टूल में इस तस्वीर को अपलोड करके सर्च करने पर यह तस्वीर हमें कई न्यूज वेबसाइट पर मिली। हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट पर 1 मार्च 2018 को पब्लिश खबर में इस्तेमाल की गई इस फोटो के बारे में बताया गया है कि मुंबई में श्रीदेवी के अंतिम संस्कार के वक्त 100 के पास खड़े अनिल कपूर। यह तस्वीर पीटीआई की ओर से जारी की गई थी। अब आपको पता चल गया होगा कि वायरल हो रही तस्वीर पूरी तरीके से भाड़ में है, फर्जी है, यह फेक है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात दी है। जहां उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में कल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। जहां कुशीनगर में बने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बिहार के 5 जिलों को इसका फायदा मिलेगा। बिहार के गोपालगंज, सीवान, छपरा, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण के लोग भी इसका लाभ उठा पाएंगे। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लाभ आसपास के 15 जिलों के करीब 2 करोड़ यात्रियों को मिल सकेगा। यह उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसकी लागत करीब 260 करोड़ रुपए है, जो 589 एकड़ भूमि में बनाया गया है। यह बौद्ध धर्म स्थल को दुनिया भर से जोड़ने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है। आपको बता दूं कि बिहार में कुल 3 एयरपोर्ट हैं, जिनमें पटना, गया और दरभंगा शामिल है। जो गोपालगंज, सीवान, छपरा, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण के लोग अब कुशीनगर एयरपोर्ट से भी हवाई यात्रा कर सकेंगे। दोस्तों, एक कहावत है, कहा जाता है कि तेते पांव पसारिए जेते लंबी शोर। एक ऐसे ही घटना झारखंड के दुमका में घटित हुई है, जहां मुखिया बनने की लालसा ने एक शख्स को अपराधी बना डाला। जब पूरा मामला तब सामने आया जब दुमका में स्थित गणपति ज्वेलर्स में लूट के इरादे से पहुंचे बिहार के सुनील मल्लाह को दुकानदार और उसके भाइयों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई करने के बाद नगर थाने के पुलिस के हवाले कर दिया। जब गंभीर रूप से घायल सुनील मल्लाह ने सदर अस्पताल में बताया है कि वह लूट की पहली घटना को अंजाम देने जा रहा था, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाया। उसने बताया है कि वह लूट पंचायत चुनाव लड़ने के लिए फंड इकट्ठा करने की नियत से जा रहा था, लेकिन वह पकड़ा गया। आरोपी ने बताया है कि घटना से पहले वह ट्रक चलाता था, लेकिन एक सड़क हादसे के बाद वह ड्राइविंग छोड़कर घर में बैठ गया था। इस बीच बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा हुई, जिसके बाद सुनील की आंखों में मुखिया बनने का सपना तैरने लगा, लेकिन उसके पास चुनाव में खर्च करने के लिए रुपए नहीं थे। ऐसे में वह गांव के संतोष यादव नामक एक व्यक्ति से मिला और जिसने उसके दिमाग में लूट की घटना को अंजाम देने की बात कह डाली। आइडिया आने के बाद उसने भागलपुर के 3 लुटेरे के साथ पूरी रणनीति तैयार की। चूंकि लूट बिहार में ना करके झारखंड में करनी थी, इसीलिए दुमका को सेफ जोन मारकर रणनीति तैयार की गई। लेकिन लूट के दौरान सुनील दुकानदारों के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई। दोस्तों, दीपावली के पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जब केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का केंद्र सरकार ऐलान कर सकती है। इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। जब दिवाली से पहले सरकार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को बढ़ाकर 28 से 31% तक कर सकती है। जब केंद्रीय कर्मचारियों की लगातार ये मांग है कि उसकी महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाना चाहिए। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली के पहले यह खुशखबरी मिल सकती है। दोस्तों, भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे औरंगजेब की रास्ते पर चल रहे हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि जिस प्रकार औरंगजेब ने अपने बड़े भाई द्वारा सिखों को समाप्त कर दिया था, उसी प्रकार तेजस्वी यादव भी अपने बड़े भाई को राजनीतिक रूप से समाप्त करने में लगे हैं। जहां अब उनकी नजर आगरा के किले में बंद शाहजहां पर लग गई है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 4 साल कारावास झेलने के बाद जमानत पर जेल से बाहर आए हैं, लेकिन सत्ता के लालच में ना उनकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं और ना ही बीमारी का। दोस्तों, बिहार सरकार दाखिल खारिज को लेकर बड़ा फेरबदल करने जा रही है। जहां राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने कहा है कि विभाग इस बात पर विचार करेगा कि दाखिल खारिज का जिम्मा अंचलों में तैनात राजस्व अधिकारियों को दे दिया जाए। अभी दाखिल खारिज का जिम्मा सीओ के पास है। जहां भूमि विभाग के अधिकारी अभी जातीय आवास और आय प्रमाण पत्र जारी करने का काम करते हैं। आपको बता दें कि सीईओ के कार्यालयों में भ्रष्टाचार की सबसे अधिक शिकायतों में दाखिल खारिज से जुड़ी ही आती है। इसको लेकर सरकार भी लगातार परेशान रही है। व्यवस्था को ऑनलाइन किए जाने के बाद भी समस्या पूरी तरीके से दूर नहीं हो रही है।
दोस्तों बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव के बाद बिहार के सभी पंचायतों में 8,067 कार्यपालक सहायकों की बहाली की जाएगी। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारियां चल रही है। खबर के अनुसार चुनाव संपन्न होने के बाद पंचायती राज विभाग इन पदों पर भर्ती को लेकर वित्त विभाग और फिर कैबिनेट की स्वीकृति लेगी। इसके बाद इन पदों पर भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के पंचायतों में अभी करीब 7,700 कार्यपालक सहायक कार्यरत हैं, जबकि पंचायतों की संख्या 8,067 है। दोस्तों बड़ी खबर मुजफ्फरपुर जिले से, जहां सरैया थाना इलाके के एक गांव रुपोली में श्राद्ध भोजन खाने के बाद लगभग 2 दर्जन बच्चे बीमार हो गए हैं। जब फूड पॉइजनिंग के बाद बीमार बच्चों का इलाज सरैया CHC और मुजफ्फरपुर के निजी नर्सिंग होम में कराया जा रहा है। इस दौरान एक बच्चे की जान चली गई है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। यह घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक रुपोली गाँव के गणेश महतो की पत्नी का पिछले दिनों निधन हो गया था। पत्नी की चले जाने के बाद श्राद्ध किया गया। श्राद्ध के दौरान उन्होंने भोज का आयोजन किया और बच्चों ने इसी दौरान खाना खा लिया था। जहां खाना खाने के बाद बच्चों की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। दोस्तों बिहार के पूर्व बिहार, सीमांचल और कोसी जिलों में बीते 2 दिनों से जमकर बारिश हो रही है। जमकर बारिश होने से किसानों की अच्छी उपज होने की उम्मीद पर पानी फिर गया है। हथिया नक्षत्र में हुई अच्छी बारिश के बाद काफी फायदा हुआ था। किसान अच्छा उपज होने को लेकर काफी खुश थे। खेतों में रबी फसल के अनुकूल नमी उपलब्ध हो जाने के कारण समय पर इसकी बुआई करने की तैयारी किसानों ने शुरू कर दी थी, लेकिन इस बारिश ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। खेतों में खड़ी धान की पक्की फसल को लेकर उनकी चिंता बढ़ गई है। साथ ही खेत में अधिक नमी हो जाने के कारण समय पर रबी फसल की बुआई भी नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण उसकी उत्पादकता पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। दोस्तों डेंगू पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने इसकी दवा तैयार कर ली है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों को यह सफलता हाथ लगी है। अब दवा का मेडिकल कॉलेज में ट्रायल किया जाएगा। इसमें आगरा का SN मेडिकल कॉलेज भी शामिल किया जाएगा। अभी तक डेंगू का कोई इलाज नहीं है। लक्षणों के आधार पर इसका इलाज किया जाता है। अब वैज्ञानिक डेंगू की दवा बनाने में कामयाब हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक मरीजों पर दवा का क्लिनिकल ट्रायल करने की अनुमति भी मिल गई है। देश के 20 केंद्र में 10,000 डेंगू मरीजों पर ट्रायल किया जाना है। दोस्तों बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में बिखराव देखने को मिल रहा है। उपचुनाव में अलग अलग उम्मीदवार उतारने के बाद कांग्रेस और RJD अलग अलग छोर पर दिखाई दे रही है। जहां वहीं दूसरी ओर NDA पूरी तरह से एकजुट नजर आ रही है। JDU नेता और केंद्रीय इस्पात मंत्री RCP सिंह ने कहा है कि बिहार में NDA एकजुट है और JDU के उम्मीदवार दोनों सीटों पर चुनाव जीतेंगे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय इस्पात मंत्री RCP सिंह ने कहा है कि RJD ने कांग्रेस को धकिया करके बाहर कर दिया। अब महागठबंधन कहां है? महागठबंधन टूट गई है। NDA पूरी तरीके से एकजुट है। JDU, BJP, VIP, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ है। लिहाजा NDA के उम्मीदवारों की जीत एकदम पक्की है। RCP सिंह ने कहा कि NDA बहुत मजबूत है। लोजपा का पशुपति पारस गुट NDA के साथ हैं। चिराग के नहीं रहने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो लोग महागठबंधन के तहत साथ मिलकर लड़े थे, उनकी स्थिति इस बार खराब हो गई है। कांग्रेस को धकिया कर बाहर कर दिया गया है और तुम साइड में रहो। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल CBI और CVC की संयुक्त कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आप लोगों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार, करप्शन, छोटा हो या फिर बड़ा, वे किसी न किसी का हक छीनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज हम भारत की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आने वाले 25 साल यानी कि अमृत काल में आत्मनिर्भर भारत के विराट संकल्पों की सिद्धि की तरफ देश रहा है। आज हम गुड गवर्नेंस, प्रो पीपल, प्रोएक्टिव गवर्नेंस को सशक्त करने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, करप्शन, छोटा हो या फिर बड़ा, वह किसी न किसी का हक छीनता है। ये देश के सामान्य नागरिकों को उसके अधिकारों से वंचित करता है, राष्ट्र की प्रगति में बाधक होता है और एक राष्ट्र के रूप में हमारी सामूहिक शक्ति को भी प्रभावित करता है। और आज देश को यह भी विश्वास हुआ है कि देश को धोखा देने वाले, गरीब को लूटने वाले कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, देश और दुनिया में कहीं भी हो,
अब उन पर रहम नहीं किया जाता है, सरकार उनको छोड़ती नहीं है। पीएम मोदी ने कहा है कि बीते 6-7 सालों के निरंतर प्रयासों से हम देश में एक विश्वास कायम करने में सफल हुए हैं कि बढ़ते हुए करप्शन को रोकना संभव है। आज देश को यह विश्वास हुआ है कि बिना कुछ लेन देन के, बिना बिचौलियों के भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यू इंडिया अब यह भी मानने को तैयार नहीं है कि भ्रष्टाचार सिस्टम का हिस्सा है। उसे सिस्टम ट्रांसपेरेंट चाहिए, प्रोसेस इफेक्शन चाहिए और गवर्नेंस स्मूथ चाहिए। आज 21वीं सदी का भारत आधुनिक सोच के साथ ही टेक्नोलॉजी को मानवता के हित में इस्तेमाल करने पर बल देता है। न्यू इंडिया इनोवेटिव करता है, इनेटिव करता है और इम्प्लीमेंट करता है। दोस्तों, बिहार के किशनगंज जिले के बालगड़े में रह रहे एक बच्चे की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। घटना के बाद बालगड़े में हरकंप मच गया। वहीं बालगड़े के कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। बालगड़े के अधिकारियों का कहना है कि बच्चे की नेचुरल डेथ हुई है। मंगलवार को बच्चे की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन सदर अस्पताल के ऑन ड्यूटी चिकित्सक ने बताया है कि बच्चे की अस्पताल लाने से पहले ही जान जा चुकी थी। दोस्तों, उत्तराखंड में बारिश, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ की वजह से तबाही का भयंकर मंजर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, उत्तराखंड के कई हिस्सों में आई इस प्राकृतिक आपदा में मरने वालों का आंकड़ा 47 तक पहुंच गया है। जहां अकेले नैनीताल में 25 लोगों की जान चली गई, वहीं तमाम लोग लापता हैं। उत्तराखंड में आसमान से आफत ऐसे बरसी कि हर तरफ दहशत का माहौल है। जहां भूस्खलन और बादल फटने की वजह से जो सैलाब आया, उसमें फंसे लोगों को निकालने की कोशिश जारी है। जानकारी के मुताबिक कुमाऊं में पानी का स्तर कम हो रहा है, लेकिन रास्ते खुलने में अभी वक्त लगेगा। जब बारिश, बाढ़ के कारण कई इलाकों का संपर्क टूट गया है, बड़ी संख्या में लोग जगह जगह फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ पुलिस की टीमें भी लोगों के रेस्क्यू में जुटी हुई है। उत्तराखंड में राहत और बचाव कार्य में मदद के लिए भारतीय वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर को लगाया गया है। इनमें से 2 को नैनीताल जिले में तैनात किया गया है, जो बादल फटने और फिर भूस्खलन की घटनाओं से बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। जिन स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, वहां सड़कों से मलबा हटाने का काम जारी है। दोस्तों, सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत 10वीं किस्त जारी करने की तारीख तय कर दी है। जब किस्त ट्रांसफर करने के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर दिए गए हैं। जब किसान पहले से ही इस योजना में रजिस्ट्रेशन करा ले, ताकि वे 10वीं किस्त का फायदा उठा सके। केंद्र सरकार 15 दिसंबर 2021 तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त जारी करने की योजना बना रही है। जब सरकार ने पिछले साल 25 दिसंबर 2020 को किसानों को पैसा ट्रांसफर किया था। 6000 रुपए सालाना किसानों को देती है। पीएम किसान योजना के तहत देश भर के करोड़ों किसानों को 6000 रुपए सालाना मिलते हैं। सरकार यह रकम किसानों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करती है। अगर आप भी किसान हैं लेकिन इस योजना का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो फिर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं और अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि आप सरकार की स्कीम का फायदा उठा सके। इसके लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और वहां से आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, देश भर में तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। वहीं बिहार की राजधानी पटना सहित मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर और गया में आज यानी कि 21 अक्टूबर 2021 को तेल के दामों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। जानकारी के अनुसार आज पटना में पेट्रोल का दाम 109 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर है। वही डीजल का दाम 101 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर है। यह रेट पटना का है, जिसके चलते आज पेट्रोल की कीमतों में 40 पैसे और डीजल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी समेत तमाम दलों के नेता मुंगेर के तारापुर और दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी अब अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद कल यानी कि 22 अक्टूबर को कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल पटना पहुंच रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों के ऐलान होने के लगभग 10 दिन बाद कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल टिकरी बिहार आ रहे हैं। जहां इन नेताओं का मुकाबला सीधे तौर पर बिहार की नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ देखा जा रहा है। इन युवाओं के बीच चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस को उम्मीद है कि कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल टिकरी आरजेडी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगी।
दरअसल जिन 2 विधानसभा सीटों यानी कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव हो रहा है, उसमें से एक सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। जब पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान सीट से चुनाव लड़ी थी। इस बार भी कांग्रेस को उम्मीद थी कि महागठबंधन में होने के नाते तेजस्वी यादव उन्हें कुशेश्वर स्थान सीट से चुनाव लड़ने देंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने नई तिरकम अपनाते हुए कांग्रेस को कुशेश्वर स्थान सीट से बेदखल करने का उपाय निकाला और इस सीट से भी आरजेडी उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया। इस घात के बाद लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी के रडार पर आ गए हैं। दोनों ओर से नेता एक दूसरे के ऊपर जुबानी हमला बोल रहे हैं। मंगलवार को कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्तजन दास ने बिना नाम लिए आरजेडी पर भाजपा के साथ समझौता करने और फिर सांप्रदायिक पार्टी का आरोप लगाया है। जब कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने यहां तक खुलकर कह दिया है कि तेजस्वी बीजेपी और नीतीश सरकार को फायदा पहुंचा रहे हैं। तेजस्वी ने कांग्रेस को धोखा देने का आरोप लगाया है और कहा है कि कांग्रेस आरजेडी को उपचुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी। 22 अक्टूबर को कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल पटना पहुंच रहे हैं। इन तीनों के कंधे पर एनडीए के साथ साथ तेजस्वी से टकराने की भी जिम्मेदारी है। माना जा रहा है कि कन्हैया कुमार इस टीम में लीड करेंगे क्योंकि वे स्थानीय हैं। जिग्नेश और हार्दिक गुजराती नेता है। जब तीनों नेता तीन दिन तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार का सबसे अमीर जिला कौन सा है और सबसे गरीब जिला कौन सा है? अगर नहीं पता है तो चलिए हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, यानी कि गरीब है। लेकिन पिछले कुछ सालों में बिहार की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार के सबसे गरीब और सबसे अमीर जिला के बारे में, कि सबसे अमीर और सबसे गरीब जिला कौन सा है। तो सबसे पहले बिहार के गरीब जिला के बारे में बात करते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के सर्वे के अनुसार बिहार का शिवहर जिला बिहार का सबसे गरीब जिला है। यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 17,569 रुपये ही है, जो कि अन्य जिलों के मुकाबले सबसे कम है। वहीं शिवहर के बाद अररिया और किशनगंज जिला भी सबसे पिछड़े और गरीब जिलों में शामिल है। जहाँ अररिया में प्रति व्यक्ति आय 18,981 रुपये तो किशनगंज में प्रति व्यक्ति आय 19,313 रुपये है। अब बात करते हैं बिहार के सबसे अमीर जिलों के बारे में। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2019 के सर्वे के अनुसार पटना जिला बिहार का सबसे अमीर जिला है। यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 1,12,604 रुपये है। इसके बाद बेगूसराय जिला अमीर जिला की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 54,440 रुपये है। दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार दौरे पर है। जहां कल दोपहर राष्ट्रपति जब दिल्ली से पटना पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उनके कैबिनेट के ज्यादातर सहयोगी पटना एयरपोर्ट पर मौजूद थे। जहां पटना एयरपोर्ट पर सभी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगवानी की। लेकिन एयरपोर्ट पर मौजूद नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों की दीवानगी एक चश्मे को लेकर देखी। नीतीश सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू एक सनग्लास पहनकर पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। पटना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद नीरज बबलू का यह चश्मा दूसरे मंत्रियों को भी खूब पसंद आया। नतीजा यह हुआ कि बारी बारी से तमाम मंत्री उस चश्मे के साथ अपनी फोटो क्लिक करवाने लगे। सोशल मीडिया पर चश्मे वाली सेल्फी और तस्वीरें बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। जहां बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, कला एवं संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा सभी ने बारी बारी से नीरज कुमार बबलू का ये चश्मा पहना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर सभी उत्साहित थे, लिहाजा हल्के फुल्के मूड में मंत्रियों की खूब सेल्फीबाजी भी हुई। दोस्तों, ऑनलाइन पढ़ाई और ईयरफोन के लगातार उपयोग के कारण सुनने की शक्ति कम हो रही है। इससे बचाव के लिए जहां तक हो सके नॉर्मल फोन या फिर स्पीकर पर फोन का उपयोग करें। एक बार में अधिकतम 40 से 50 मिनट तक ही ईयरफोन का उपयोग करें। ऐसा करने से काफी हद तक सुनने की शक्ति को कम होने से रोका जा सकता है। जब बीते 2-3 महीनों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि पटना एम्स के ENT विभाग की OPD में बहरेपन की शिकायतों को लेकर काफी मरीज आ रहे हैं, जिसको लेकर आप लोगों को अलर्ट किया गया है। यानी कि अगर आप लोग भी ईयरफोन का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं तो फिर संभल जाइए। दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल ही में देश में यानी कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर बयान जारी किया है। शेख हसीना ने कहा है कि ऐसी घटनाएं करने वालों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई भी घटना हो जिससे हमारे देश के हिंदुओं पर आंच आए। शेख हसीना ने अपने देश के अल्पसंख्यक समुदाय से कहा है कि आप लोगों ने यहाँ इस मिट्टी में जन्म लिया है और आप सब यही इस मिट्टी के बच्चे हैं। यहाँ पर अपने को कम संख्या वाली आबादी में
ना गिने जो घटनाएं हुई है, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत जल्द जिन लोगों ने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है उन्हें हम गिरफ्तार भी कर लेंगे। भारत ने हमारे बुरे समय में हमारे साथ दिया था, उनकी बातों को हम हमेशा मानते हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी भी कोई घटना हो जिससे हमारे देश के हिंदू पर कोई भी आंच आए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मंगलवार को अपने गृह मंत्री को धर्म का उपयोग करके हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने लोगों के बिना तथ्य जांच के सोशल मीडिया पर किसी भी चीज पर भरोसा नहीं करने के लिए कहा है। दोस्तों, ईमानदारी का मिसाल क्या हो सकता है, हम आपको भी बताने जा रहे हैं। जी हाँ, दरअसल ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन की एक ईमानदार सफाई कर्मी को कूड़े में 100 ग्राम सोने का सिक्का पड़ा हुआ मिला, जिसे उसने पुलिस की मदद से उसे सौंप दिया, जिसका सिक्का गिरा था। सफाई कर्मी महिला की ईमानदारी चर्चा में है। सफाई कर्मी, जिसका नाम मेरी है, उन्होंने कई घरों से एकत्रित किए गए कचरे को छांट रही थी, तभी उसे एक खनक सुनाई दी। उसने सोचा कि किसी धातु की आवाज होगी, लेकिन उसने पाया है कि वह सोने का सिक्का था। इस बीच एक नागरिक गणेश रमन ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने 100 ग्राम सोने का सिक्का खो दिया है, जिसे उसने एक पुराने पॉलिथीन में पैक करके अपने बिस्तर के नीचे रखा था। उन्होंने कहा है कि अगर ये किसी तरीके से उनके घर में कूड़ेदान में गिर जाता है या फिर निगम के कूड़ेदान में पहुंच जाता है तो मिलना मुश्किल था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में दृश्यों को देखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आयुध पूजा समारोह की सफाई के दौरान पैक किए गए सिक्कों को कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया था। रमन, उनके परिवार ने स्थानीय सफाई कर्मी पर्यवेक्षक से भी संपर्क किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि पुलिस रमन उस समय हैरान रह गए जब मेरी सोने का सिक्का सौंपने के लिए पुलिस स्टेशन में चली गई, जो अंत में उसके असली मालिक को वापस कर दी गई। मीडिया कर्मियों के पूछने पर मेरी ने कहा कि जब मुझे सोने का सिक्का मिला तो मेरे पास कोई दूसरा विचार नहीं, मैं सीधा पास के पुलिस स्टेशन में गई, उसे थानेदार को सौंप दिया। दोस्तों, पिछले 3 दिनों से नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारत नेपाल सीमा से दूर पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश कहर बनकर टूट पड़ी है। जहां नेपाल के सुदूर पश्चिमी भूस्खलन यानी कि पहाड़ गिरने से अलग अलग स्थानों पर 2 दर्जन लोगों की जान जा चुकी है। जहां साथ ही पूर्वी चंपारण के रक्सौल में सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिससे देशी विदेशी पर्यटकों के वाहन और यात्री बस 2 दिनों में फंसे हैं। दोस्तों, पटना हाईकोर्ट में नवनियुक्त 7 न्यायमूर्तियों ने बुधवार को पद की शपथ ली, यानी कि 7 जजों ने पद की शपथ ली। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल ने इन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर जज, अधिवक्तागण, अधिकारीगण समेत अन्य अतिथि उपस्थित थे। इसी के साथ पटना हाईकोर्ट में अब कुल जजों की संख्या हो गई है 26। दोस्तों, बिहार के बाद झारखंड में भी महागठबंधन के महत्वपूर्ण घटक दल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी आमने सामने आ गए हैं। यह झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्य सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव के बयान से महागठबंधन में बयानबाजी शुरू हो गई है। रामेश्वर उरांव ने मनिका में एक सभा के दौरान आरजेडी को बिहार की पार्टी बताया था। लातेहार में जनाधार नहीं होने को लेकर टिप्पणी की थी। रामेश्वर उरांव के बयान से नाराज आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने कहा कि महागठबंधन धर्म का पालन करते हुए मंत्री रामेश्वर उरांव को बयान देना चाहिए था। ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान वरिष्ठ मंत्री को शोभा नहीं देता है। जहां उन्होंने कहा कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सक्रियता से सभी दलों में स्वाभाविक बेचैनी है। इसी को लेकर ऐसी बातें हो रही है। दोस्तों, पेट्रोल डीजल की महंगाई के बाद अब एक और मार जेब पर पड़ने वाली है। 1 दिसंबर से टीवी चैनल्स के बिल बढ़ने वाले हैं। देश के प्रमुख ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क्स जी स्टार, सोनी और वैकॉम 18 ने कुछ चैनल्स अपने भूखे से बाहर कर दिया है। इसकी वजह से टीवी देखने वालों को 50% तक ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। कंपनियों का कहना है कि ऐसा उन्होंने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि TRAI के नए टैरिफ ऑर्डर की वजह से किया है। दोस्तों, बिहार पुलिस के कारनामे के बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। जहां बिहार पुलिस के कारनामे एक से बढ़कर एक हैं। आज हम आपको बिहार पुलिस के एक ऐसे ही कारनामे के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मामला क्या है, चलिए हम आपको भी बताने जा रहे हैं। जाहिर है, बिहार पुलिस के कारस्तानियों से आप अनभिज्ञ नहीं होंगे, यानी कि आप परिचित होंगे, लेकिन एक ऐसा ताजा मामला पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ सामने आया है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल एक जमादार ने केस में मदद करने के लिए एक महिला दारोगा से 1 लाख रुपए घूस की मांग की। संयोग से दोनों अधिकारी एक ही थाने में तैनात थे। मामला सामने आने के बाद जमादार की दुस्साह पर जिले की एसपी भी हैरान हुए और उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी ASI को लाइन हाजिर कर दिया।
जी हाँ, घटना बिहार के समस्तीपुर जिले का है। यहाँ मुफस्सिल थाने में तैनात एक जमादार ने केस में मदद करने के नाम पर अपने सीनियर अधिकारी से 1 लाख रुपए घूस देने को कहा। जिस अधिकारी से घूस देने का डिमांड हुआ उसका नाम कल्पना देवी है जी, और इसी थाने में कल्पना दारोगा के पद पर तैनात है जी। जब दारोगा से ही अगर घूस मांगी जाए तो आम जनता का क्या होगा आप सोच सकते हैं। दोस्तों, सिंगिंग में तेजी से शरीन अहमद का नाम उभर रहा है। जहां अमेरिका, अफ्रीका जैसे देशों में खूब नाम हो रहा है, उन देशों में लोकप्रियता भी खूब हो रहा है। जहां गया जिला ज्ञान की भूमि बोध गया की रहने वाली 15 साल की शरीन अहमद की चर्चा इन दिनों विदेशों में भी खूब हो रही है। जहां शरीन अहमद इंग्लिश सिंगर की तरह हूबहू गाती है। उनकी इस गायिका को भारत से ज्यादा अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका सहित दर्जनों देशों में सुना जा रहा है। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका का एक मैगजीन में शरीन अहमद के प्रोफाइल पब्लिक किया। वहीं फिलीपींस रेडियो ने भी शरीन अहमद का इंटरव्यू रेडियो पर प्रसारित किया और अमेरिका से इंग्लिश सॉन्ग गाने के लिए बुलावा भी आया। जब शरीन अहमद की मांग है कि मेरी पहचान की शुरुआत अपने देश और बिहार से हो, इसके लिए बिहार सरकार को मुझे प्रमोट करने के लिए आगे आना चाहिए। दरअसल बिहार के गया जिले के बोध गया की पचहट्टी मोहल्ले में रहने वाली 15 साल की शरीन अहमद इंग्लिश सॉन्ग एक मंजे हुए कलाकार की तरह गाती है। शरीना अहमद की गायिका को अपने देश में कम विदेशों में लोग खूब पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लाइव सॉन्ग जब शरीन अहमद गाती है तो हजारों की संख्या में विदेशों के लोग देखते हैं। यह शरीन अहमद की ख्वाहिश है कि अमेरिका के इंग्लिश सॉन्ग की प्रसिद्ध एरियाना ग्रांड और जस्टिन बीबर के साथ परफॉर्मेंस करे। जब वही बिहार सरकार से मांग करते हैं कि मुझे बिहार सरकार अभी प्रमोट करे जिससे मैं बिहार को प्रतिनिधित्व कर सके। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।